नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंपोनेंट क्या होता है, कैसे कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं और कैसे इसे यूज करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, कंपोनेंट इन एंगुलर। अगर आपने देख रखा है कंपोनेंट में तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कंपोनेंट का, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक के ऊपर जो कि रिलेटेड होगा कंपोनेंट मेटा डाटा मैनिपुलेशन बेसिकली क्या होता है और बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। आई होप बूटिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था कंपोनेंट जब बना रहे थे वहाँ पे। अगर आपको याद होगा कोड, तो इस कोड में हम जब यहाँ पे गए थे ऐप डॉट मॉडल फाइल के अंदर, तो यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप का यहाँ पे एक यूज़ था जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, बट हाँ उसको डिस्क्राइब नहीं किया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है ये, और किस तरीके से ये फंक्शनैलिटी इसके हम आगे चल के इम्प्रूव कर सकते हैं या इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। वो चीज़ें भी हम यहाँ पे अभी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और अगर आपको सारे कोर्स हमारे यूट्यूब के अलावा भी चाहिए, हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं courses.tutorialwebsite.com। यहाँ पे जाके कोर्सेज में जाके आपको सारे के सारे कोर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ए टू जेड जितने भी कोर्स आपको यहाँ पे यूट्यूब पे दिख रहे हैं वो सारे कोर्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा लास्ट वर्क था उसके अकॉर्डिंग जो लेआउट है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो हमने डिज़ाइन किया था प्रीवियस वीडियो में। एक नया कंपोनेंट बना के दिखा था और उसको यहाँ पे देखा था कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है कंपोनेंट मेटा डाटा मैनिपुलेशन। तो ये होता क्या है बेसिकली, इसको समझते हैं। तो जैसे आपको याद होगा कि जो इस कंपोनेंट को हमने क्रिएट किया था इस डाटा को डिस्प्ले कराने के लिए, अगर हम चलते हैं और कंपोनेंट के फाइल्स में चलते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डिव है। डिव के अंदर हमने कोई क्लास बनाया था, इसके हमने क्लास नाम दिया था और यहाँ पे h1 टैग h2 टैग पे डाटा है। और अबाउट का कंपोनेंट बनाया था, अबाउट कंपोनेंट को हमने यहाँ पे कॉल कराया था, इतना काम किया था। अब बात करते हैं ऐप डॉट का। अबाउट को भी भूल जाइए एक मिनट के लिए। अब सिर्फ जो हमारा है ऐप डॉट कंपोनेंट, ठीक है, इसके टीएस फाइल को हम ओपन करते हैं। टीएस फाइल ये रहा हमारा टीएस फाइल। अब यहाँ पे जाएंगे, जो भी यहाँ पे एट द रेट के साथ जो भी नाम होगा उसको बेसिकली हम कहते हैं टाइप डेकोरेटर। यहाँ पे अगर आप माउस ओवर भी करोगे, अपने माउस को ले जाओगे तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन यहाँ पे बता भी देगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो इसमें आपको याद है कि हमने तीन चीज़ें आपको बताई थी कि इसके अंदर तीन मेटा डाटा हम यूज करते हैं। एक तो है सिलेक्टर, कि किस रूट पे आपको ये डाटा डिस्प्ले कराना है। मतलब अगर आपको इस रूट का किसी भी पेज के अंदर इस रूट को डिफाइन कर देंगे तो उसमें इस टेम्पलेट में जितने भी डाटा होंगे या कंटेंट होंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा, जैसा कि हमने अबाउट को इसके अंदर करके देखा था। अब यहाँ डाटा मैंने मैनिपुलेशन जो आपको बताया उसका मेन पर्पज ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्पलेट यूआरएल, जिसमें क्या हो रहा है कि जो हमने यहाँ पे यूआरएल दिया है यानी कि app.component.html, तो इसके अंदर का ये डाटा हमें डिस्प्ले करा रहा है। अब मान के चलिए कि हम क्या चाहते हैं कि मैं एक मिनट के लिए इसको कमेंट करता हूँ और सेव करता हूँ पेज को, क्लियर। और मैं इसको लेके चलता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ से डाटा रिमूव हो गया। यहाँ पे दिख रहा है रिमूव हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि इसी टेम्पलेट को यूआरएल को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको जो यहाँ पे हमने यूआरएल दिया उसकी जगह मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, कॉमा करता हूँ और इसके अंदर ही एचटीएमएल टैग लगा देता हूँ, h1 टैग, ठीक है। h1 क्लोज किया और यहाँ पे लिख दिया ट्यूटोरियल्स वेबसाइट .com, सिंपली इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हम यहाँ पे भी अगर HTML पास कर रहे हैं, हमको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने टेम्पलेट को क्या किया, कमेंट किया, मतलब कि हम इस टेम्पलेट को डिस्प्ले नहीं कराना चाहते हैं इस टेम्पलेट के डाटा को। तो सिंपली अगर हम चाहते हैं कुछ पॉइंट्स है, मतलब HTML है, छोटा HTML हम चाहें तो बिना इस फाइल के भी यहाँ पे हम टेम्पलेट यूआरएल में हम यहाँ पे ऐसे लिख के सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कुड नॉट रिजॉल्व h1। अब यहाँ पे ये देखिए कुछ एरर आया, ठीक है। अब इसको चलते हैं पेज पे, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए क्या आया, रिजॉल्व h1 ये चीज़ है। यहाँ पे एरर आया कि ये आपका मतलब रिजॉल्व नहीं कर सकते, मतलब इसमें कोई एरर है, इसको कंपाइल नहीं कर पा रहा है कोड हमारा। बट यहाँ पे अगर हम टेम्पलेट यूआरएल की जगह, जो यहाँ पे टेम्पलेट यूआरएल है, इसकी जगह हम सिर्फ यहाँ पे ये लिख दें टेम्पलेट,
यूआरएल हटा दें और सेव करें, तो ये पेज यहाँ पे लोड होगा। ये जैसे ही कंपोनेंट यहाँ पे देखिए रन हो रहा है, जैसे ही 100% रन हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे डाटा जैसे ये देखिए कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब हम पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डाटा जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था एज ए HTML हम कंपोनेंट के अंदर। तो डाटा को हमने क्या किया, जो हमारा टेम्पलेट यूआरएल से डाटा कॉल होकर डिस्प्ले हो रहा था कोड, उसको हमने क्या किया डायरेक्टली हम मतलब डायरेक्टली हम यहीं पे HTML हमने लिख दिया। हम टेम्पलेट को यूज नहीं करना चाहते हैं। इन एनी केस सपोज आप चाहते हो किसी कंडीशन में, होता है कई कंडीशन में हम चाहते हैं पूरा टेम्पलेट ना कॉल हो, मतलब एक लाइन का कोड है तो उसके लिए पूरी टेम्पलेट क्यों कॉल कराएं। उसकी जगह हम सिंपल यहाँ पे टेम्पलेट को यहाँ पे हमने HTML टैग कुछ भी जो हमने लिखना है, और यहाँ पे मान लो स्टाइल लिखना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टाइल, और यहाँ पे जैसे HTML में हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर ऐसे मान लीजिए हम लिख देते हैं और सेव करते हैं। तो यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, 100% कंपाइल हो जाएगा तो ये आपको दिखेगा। ये देखिए कंपाइल हो गया, यहाँ पे गए, ये देखिए टेक्स्ट सेंटर में हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से HTML में हम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, और HTML का जो भी हमारा कोड है टेम्पलेट के बजाय हम नॉर्मली हम टेम्पलेट से भी यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। इस तरीके से हम HTML कोड कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के TS फाइल के अंदर, ठीक है। ये तो हमारा पहला पॉइंट था कि हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कंपोनेंट के डाटा को। तो पहला हमने क्या किया, जो टेम्पलेट यूआरएल से डाटा आ रहा था, यानी कि एक HTML फाइल से डाटा आ रहा था, उसको हमने डायरेक्टली क्या किया, टेम्पलेट के जो कंपोनेंट के अंदर हमने एक मैनुअली HTML कोड के थ्रू यहाँ से डाटा डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि आप देखोगे यहाँ पे तो एक यहाँ पे है style.css, यहाँ पे देखो style.css फाइल, इस फाइल को हम कहते हैं ग्लोबल फाइल, ठीक है। और ये जो SRC के अंदर ही होता है ये, और style.css फाइल में जो भी हम कोड लिखते हैं वो ग्लोबली मतलब पूरे एप्लीकेशन पे रन करता है। सपोज यहाँ पे अगर हम स्टाइल लगाएं H1 टैग के ऊपर, ठीक है, और इस पे हमने मान दे कलर, यहाँ पे मान लो हम करते हैं कि इसका कलर हो जाए ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कलर अगर हमने सेट कर दिया और सेव किया और पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे पेज को, रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया ग्रीन, ये कलर यहाँ पे चेंज हो गया ग्रीन, क्लियर यहाँ पे। लेकिन सपोज मान के चलिए, क्योंकि हमने ग्लोबली किया है style.css फाइल के अंदर, जो कि ग्लोबल हमारा CSS फाइल है। अगर हम कंपोनेंट में जाते हैं अपने ऐप में, और ऐप कंपोनेंट फाइल के अंदर हम जाते हैं TS फाइल, सेव किया हमने, और इसके अंदर भी हमारा आपको पता है कि हर कंपोनेंट का अपना एक CSS फाइल जनरेट होता है। तो ये हमारा CSS फाइल यहाँ पे हमारा जनरेट हो चुका है। अगर हम इस फाइल के अंदर भी हम लिख देते हैं H1 टैग और इसका हम CSS डिफाइन कर देते हैं, इसको मान लीजिए हमने दे दिया कलर, ठीक है, कलर कर दिया, और इसको हम दे देते हैं रेड। वहाँ पे हमने क्या है, ग्लोबल हमारा ग्रीन है, बट हमने क्या किया, जो हमारा पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो CSS फाइल है उसके अंदर हमने कलर दे दिया रेड, और सेव करते हैं। तो जैसे सेव करेंगे कंपाइल हो गया कोड, अब चलेंगे पेज पे तो ये देखिए यहाँ पे रेड हो गया, यानी कि अब हमारा ग्लोबल CSS यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस कंपोनेंट के अंदर हम जाएंगे और TS फाइल में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमने किस URL को यहाँ स्टाइल के लिए यूज किया है, component.css फाइल को, ठीक है। तो ये क्या किया CSS फाइल, ये जो है ग्लोबल CSS को हमारा क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से अगर कंपोनेंट के अंदर कोई भी ऐसी CSS प्रॉपर्टी आपके पास है जिसको कि ग्लोबली यूज करना है, कि जैसे H1 टैग है हर जगह उसका कलर सेम रखना है, चाहे वो कंपोनेंट आपके पास 1000 क्यों ना हो, तो आप उसको style.css फाइल में डिफाइन कर सकते हैं। और अगर ओवरराइट भी करना है मान लो किसी कंडीशन से किसी कंपोनेंट के अंदर, तो इजीली आप उसे ओवरराइट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हर कंपोनेंट का एक CSS फाइल होता है। क्लियर ये पॉइंट। अब ये भी आप कर सकते हैं कि सपोज एक CSS लिखना है, सिंगल CSS आपको लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे HTML लिखना था उसी तरीके से, तो हम पूरे के पूरे CSS यहाँ जो है पाथ को या URL को क्यों एक्सेस करें, यानी कि सारे पूरे URL को क्यों यहाँ पे यूज करें, हम इसको कमेंट कर सकते हैं। और जो काम हमने इस फाइल के अंदर किया, जो H1 टैग के लिए है यहाँ पे हमने CSS लिखा, उसको हम डायरेक्टली यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे डिफाइन करें स्टाइल्स, ठीक है, ये कॉलन जो हमारा होता है, इसके बाद ये ब्रैकेट, एरे वाला ब्रैकेट, और इसके अंदर सिंगल कोट्स, और यहाँ पे लिख दें H1 के अंदर यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करें कलर, और यहाँ पे सिंपली लिख दें रेड, इस तरीके से, और सेव करें।
सिंपल। अब हमने क्या किया, स्टाइल की जो ये फाइल है इसको हमने क्या किया है, कमेंट किया है। तो अब क्या होगा, H1 टैग यहाँ भी रिप्लेस होना चाहिए, मतलब रेड कलर में ही रहना चाहिए। ये देखिए रेड कलर में ही है, ठीक है, ग्रीन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे हम ब्लू कर दें, यहाँ पे लिख दें ब्लू, सेव करें, तो ये देखिए रिप्लेस हो जाएगा, ग्रीन से ब्लू हो जाएगा ये देखिए ब्लू हो गया। तो हमारे पास क्या है, कंपोनेंट के अंदर ही पर्टिकुलर, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम मैनुअली कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं किसी छोटे से काम के लिए, जैसे एक लाइन का कोड लिखना हो, एक कंपोनेंट हमें क्रिएट करना हुआ, तो हम कमांड लाइन के थ्रू अगर नहीं भी क्रिएट करते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर के अंदर एक टीएस फाइल बना लीजिए और एक सिंपल टेस्ट फाइल बना के भी आप इस तरीके से कॉल करा सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको HTML फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, CSS फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप TS फाइल में ही ये चीज़ें डिफाइन कीजिए। बट हाँ, जो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसको यहाँ पे तो डिफाइन करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक तरीके से इंपोर्ट करना होगा और यहाँ पे डिफाइन करना होगा, जिस नाम से भी यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे उसको यहाँ पे इंपोर्ट फाइल के अंदर, यहाँ पे जो इंपोर्ट का जो एरे है इसके अंदर डिफाइन करना होगा और डिक्लेरेशन यहाँ पे भी देना होगा, ताकि ये कंपोनेंट कॉल हो सके, पता चले। तो उस कंडीशन में आपको टीएस फाइल इसमें के अलावा जो HTML फाइल है वो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, CSS फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअल कंडीशन में। वो तभी पॉसिबल है जब आपको छोटा सा कोड लिखना है किसी कंपोनेंट के अंदर, अदरवाइज आप जो नॉर्मली यूज कर रहे थे उस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी कंपोनेंट के डाटा को, मेटा डाटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम काम करते हैं, वापस हम इनको कमेंट करते हैं इस कोड को, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैंने एक बार बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर ये दिख जाए एक बार क्लियर। तो अब आपको एक बार क्लियर मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हम कोड करते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट लिखते हैं, टेम्पलेट कॉलन, फिर ये जो भी हमारा कोड्स होता है, सिंगल कोड्स लिखना है सिंगल रखिए, डबल लिखना है डबल रखिए, ठीक है। उसके अंदर आपको HTML का कोड जो भी लिखना है वो डिफाइन कर सकते हैं। स्टाइल्स के अंदर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं स्टाइल। तो ये सिंपल सा यहाँ पे मैनिपुलेशन का काम होता है जब ये हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो इसके लिए अब यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं और जो जैसा था पहले कंपोनेंट वैसा ही यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो अब हम जैसे ही यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, एक बार सब कुछ हो गया, ठीक है, पहले जैसा हो गया। अब इसको सेव करके अगर पेज पे चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए H1 टैग की यहाँ पे कलर डिफाइन हो गया और अबाउट का भी यहाँ पे कलर आपको दिख रहा है ग्रीन। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। अब यहाँ पे देख रहे हैं रेड क्यों है, रेड इसीलिए है क्योंकि इस कंपोनेंट के अंदर हमारा क्या है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना CSS फाइल के अंदर रेड, इस वजह से इसका जो कलर आ रहा है वो रेड आ रहा है और इसका कलर आपका देख लो ग्रीन आ रहा है, क्योंकि अबाउट कंपोनेंट के CSS के अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं किया, क्योंकि दूसरा जो आ रहा है डाटा वो अबाउट कंपोनेंट के फाइल से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और इसके CSS फाइल में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ग्लोबल जो CSS है उसको यहाँ पे यूज कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे ग्रीन क्यों आ रहा है और यहाँ पे रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों H1 टैग है। अब बात करते हैं कि इसमें बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। बूटिंग प्रोसेस बेसिकली क्या है, जब आप मॉड्यूल्स फाइल के अंदर हम जाते हैं, जहाँ पे app.module.ts फाइल में, तो यहाँ पे आपको बूट स्ट्रैप दिख रहा है। बूट स्ट्रैप में आपको मैंने बताया था कि जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हमारा रन कराना होता है उसको हम यहाँ पे, मतलब डिफ़ॉल्ट रन का मतलब जैसे ही कोई हमारा URL है, जैसे एक तरीके से हमारा URL है localhost:4200, जब कोई से हिट करता है तो कौन सा कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट लोड होना चाहिए उसके हम यहाँ पे कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, ये प्रोसेस आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है एंगुलर में और कैसे वर्क करता है, तो आप बता सकते हैं उनको उस कंडीशन में। बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हमारा URL हिट होता है, कोई भी हिट कर रहा है, चाहे आप कर रहे हो या कोई और थर्ड पर्सन हिट कर रहा है, यहाँ पे जाएंगे तो main.ts फाइल ये दिख रहा है, ये जो main.ts ये कॉल होता है। जब ये कॉल होता है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बूट स्ट्रैप मॉड्यूल, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बूट स्ट्रैप मॉड्यूल में हमारा डिफाइन करना होता है कौन सा मॉड्यूल आपको यहाँ पे लोड कराना है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो जैसे ही यहाँ पे अगर मॉड्यूल चेंज कर देते हैं, मॉड्यूल चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अभी जो है ऐप का मॉड्यूल यहाँ पे है app.module.ts फाइल, सिंगल मॉड्यूल हमारे पास फाइल है, अभी एक्स्ट्रा और कोई मॉड्यूल नहीं है। लेकिन कल को प्रोजेक्ट में आप मल्टीपल मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। आगे आने वाले सेशन में हम मॉड्यूल कस्टम क्रिएट करके दिखाएंगे कि हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सपोज उस टाइम क्या होगा, हमारे पास एक नहीं 100 मॉड्यूल अगर एप्लीकेशन है, 100 कंपोनेंट है, तो 100 मॉड्यूल भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में किस मॉड्यूल को डिफ़ॉल्ट हमें लोड कराना है उसकी हम सेटिंग यहाँ पे करते हैं। जो हमारा अभी मेन फाइल जो है main.ts फाइल कहाँ गया, यहाँ पे, इसके अंदर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे डिफाइन किए तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा, यहाँ पे देखिए
तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आपको पाथ देगा कि ये मॉड्यूल जो है किस फोल्डर में या किस लोकेशन पे है। तो यहाँ पे जाएंगे ऐप फोल्डर के अंदर ऐप डॉट मॉड्यूल्स फाइल में। तो यहाँ के बाद क्या जाएगा, जैसे ही लोड होगा पहले मेन फाइल पे आएगा, मेन डॉट एस फाइल लोड होगा। यहाँ से आपको पता चलेगा एप्लीकेशन को कि कौन सा फाइल इसको लोड करना है मॉड्यूल को। तो मॉड्यूल पता चल गया उसको, तो उस मॉड्यूल फाइल के अंदर जाएगा। उसके बाद अब इस मॉड्यूल फाइल में आएगा, फिर वहाँ पे चेक करेगा बूट स्ट्रैप के अंदर कौन सा कंपोनेंट कॉल है। तो जिस कंपोनेंट को यहाँ पे डिफाइन करेगा उस कंपोनेंट को आप देखो यहाँ पे उसका पाथ मिलेगा उसको। तो अब इस पाथ में जाएगा कंपोनेंट ऐप डॉट कंपोनेंट, इसमें आएगा। अब इस ये अबाउट का नहीं, ऐप के अंदर ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल के अंदर अब यहाँ पे जो उसको डाटा दिखेगा वो यहाँ पे सीधे क्या करेगा, डिस्प्ले करा देगा आपको यहाँ पे। तो बूटिंग प्रोसेस किस तरीके से वर्क किया, पहला क्या किया बूटिंग प्रोसेस में क्या हुआ, पहला सबसे पहले जब लोड हुआ तो हमारा कॉल हुआ मेन डॉट टीएक्स फाइल। यहाँ पे क्या चेक किया, बूटिंग मॉड्यूल कौन सा है, यानी कि बूट स्ट्रैप के लिए कौन सा मॉड्यूल। तो बूट स्ट्रैप यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि बूट स्ट्रैप कोई यहाँ पे जो CSS का फ्रेमवर्क है उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यानी कि CSS के लिए जो बूट स्ट्रैप नॉर्मली हम यूज करते हैं एक तरीके से, वो यहाँ पे नहीं है। बूटिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पे बूट स्ट्रैप का यूज हुआ है। तो दोनों वर्ड्स में कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे एंगुलर के अंदर बूट स्ट्रैप क्या है, और नॉर्मली हम अपने जब HTML कोडिंग करते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन करते हैं, वहाँ पे CSS के लिए जो बूट स्ट्रैप यूज करते हैं वो अलग है, और यहाँ पे जो बूट स्ट्रैप है वो अलग है। क्लियर। यहाँ पे बूट स्ट्रैप मॉड्यूल का मतलब जो बूटिंग प्रोसेस है हमारा, मतलब एप्लीकेशन का रन करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे है। तो ये क्लियर हो गया। तो बूटिंग मॉड्यूल्स के अंदर हम क्या, मॉड्यूल्स यहाँ पे पता चलता है उसको, मॉड्यूल्स से वो मॉड्यूल्स जो हमारा कंपोनेंट का मॉड्यूल्स फाइल आएगा वहाँ पे जाएगा, वहाँ से चेक करेगा कंपोनेंट को। जो कंपोनेंट यहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे इंपोर्ट करके बताया गया होगा, वो इंपोर्ट के अंदर उस कंपोनेंट के अंदर जाएगा, और जो भी उसके अंदर डाटा होगा वो डिस्प्ले करा देता है। सिंपली ये हमारा एप्लीकेशन का वर्किंग प्रोसेस है, बूटिंग प्रोसेस होता है बेसिकली। तो इस तरीके से हमारा बूटिंग प्रोसेस काम करता है। तो सिंपल सा यही फंडा होता है बूटिंग प्रोसेस का। मॉड्यूल का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मॉड्यूल डिफरेंट मॉड्यूल हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कैसे क्रिएट करते हैं। और जब भी आप कोई मॉड्यूल क्रिएट करोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो आप सिर्फ इंपोर्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट का भी यूज करते हैं। एक्सपोर्ट का यूज किस लिए करते हैं, जब आपके पास एक से ज़्यादा मॉड्यूल होता है तो हम एक मेन मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल को हम यहाँ पे इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट भी करते हैं, ताकि इस मॉड्यूल को हमें एक्सपोर्ट करके किसी और मॉड्यूल में यूज करना है, किसी और मॉड्यूल में कॉल कराना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, एक्सपोर्ट। सपोज करो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएक्स फाइल है, इस मॉड्यूल को किसी और मॉड्यूल में हमें कॉल कराना है, यूज करना है। तो उस केस में क्या करना होगा, इस मॉड्यूल को यहाँ पे एक तरीके से पहले एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट करने के बाद जिस मॉड्यूल में हमें इसे यूज़ करना है वहाँ पे पाथ देके इंपोर्ट करना होगा। जैसे हम यहाँ पे पाथ देके इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जब हम मॉड्यूल बनाएंगे ना वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। तो आज का जो वीडियो था वो दो टॉपिक पे था बेसिकली। पहला क्या था, कंपोनेंट मेटा डाटा मैनिपुलेशन, जो कि मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया, बूटिंग प्रोसेस क्लियर हो गया। इसी वजह से इस एप्लीकेशन को, जो रेंगुलर के जो एप्लीकेशन, उसको कहते हैं SPA। SPA का मतलब क्या हुआ, सिंपली सिंगल पेज एप्लीकेशन। SPA ये पूछा जाता है कि एप्लीकेशन SPA क्या होता है। अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो एंगुलर के अगर इंटरव्यू के लिए गए हो तो यहाँ पे पूछ दिया जा सकता है SPA एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल आपको बताना है SPA एप्लीकेशन मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। एंगुलर को हम इसीलिए कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि सारा का सारा काम हमारा एक सिंगल पेज से होता है। जो कि सिंगल पेज हमारा कौन सा होता है, index.html फाइल, यहीं से सारा काम। यहाँ पे रूट मेन डिफाइन करते हैं, और रूट पे ही इस जो रूट टैग है इसी पे हमारा कंपोनेंट लोड होता है, और कोई काम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सारा खेल जो है वो कंपोनेंट और मॉड्यूल्स का है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे एंगुलर के अंदर। अगर आपने कंपोनेंट बनाना, मॉड्यूल बनाना सीख लिया तो आप एंगुलर को आराम से इजी तरीके से यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इस वीडियो में जो भी मैंने बताया उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए। अगर कोई डाउट है अभी भी तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।